हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एकदम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यूँ शुरू करते हैं। तो पढ़ते ही हमारे दिमाग में आया होगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है एक्चुअली। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि पावर जो है वो होता है एमंग डिफरेंट ग्रुप में शेयर हो, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया का लेंगे तो पावर हमारा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे शेयर हुआ है, और लोकल लेवल के बाद पंचायती, जिला परिषद एक्सेट्रा, ऐसे इसको पावर शेयरिंग कहते हैं। तो पावर शेयरिंग में हम लोग देखेंगे बेसिकली एथनिक क्या होता है, एथनिक डिवीज़न क्या होता है, सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन अ कल्चर। जैसे कि एक सोशल डिवीज़न जो हमारे कल्चर पे बेस्ड हो, कास्ट ग्रुप पे बेस्ड हो, उसे हम लोग एथनिक डिवीज़न कहते हैं। तो इसमें हमें पावर शेयरिंग बेसिकली बेल्जियम का पढ़ना है और श्रीलंका का पढ़ना है। तो देखते हैं पहले हम लोग ये बेल्जियम का। बेल्जियम में दो तरह के लोग रहते थे, डच और फ्रेंच। डच को क्या कहा जाता था, फ्लेमिश कहा जाता था, और फ्रेंच को बेलोनिया कहा जाता था। जो बेल्जियम में थे वो डच की पॉपुलेशन 59% थी और ये फ्रेंच की 40% थी, यानी मेजॉरिटी में हमारी ये फ्लेमिश मीन्स डच थी और ये फ्रेंच हमारी मिनॉरिटी में थी। तो ये जो आपको 100% ये कंप्लीट होगा। तो देखिए जो 1% थे वो जर्मन्स थे, और ये ब्रुसेल्स, जैसे कि ये है, ऐसे आइडिया मैं दे रही हूँ, ये है बेल्जियम। तो बेल्जियम कैसे, बीच में ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स जो था वो पूरा एकदम अपोजिट था, जिसकी वजह से एथनिक वेरिएशंस आई थी। जैसे कि ब्रुसेल्स का कैपिटल बेल्जियम, ब्रुसेल्स का कैपिटल है, ब्रुसेल्स का कैपिटल बेल्जियम है गाइस। तो इसमें क्या था, जो फ्रेंच वाले थे वो माइनॉरिटी में थे और डच जो थे वो मेजॉरिटी में थे। और स्टेट जो था, ये ब्रुसेल्स का स्टेट जो है बेल्जियम में क्या था, डच मिनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। सॉरी, फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, डच माइनॉरिटी में थे। तो इसमें उल्टा था, इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई थी। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। एथनिक कंपोजिशन आया तो जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बनी थी। अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में, अगर हम लोग कंपोजिशन को, एकोमोडेशन को अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो देखिए एथनिक कंपोजिशन क्या था, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे वो इक्वल थे सेंटर में, और जो दूसरा है स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। जो स्टेट था वो सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं था। ब्रुसेल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिए गए और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे वेरिएशंस ना आए। प्रॉब्लम्स क्या था, फ्रेंच जो थे रिच गवर्नमेंट थे और ये इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन के फ्रेंच में, यहाँ पे देखिए फ्रेंच में पॉपुलेशन कम था, लेकिन इनके पास गवर्नमेंट का वो था, सपोर्ट था, और ये इसीलिए, और जब पॉपुलेशन कम था उनका तो उनको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता था। तो ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसको एकोमोडेट करने के लिए सारे ये मिनिस्टर्स को इक्वल किया गया था। एथनिक में जो था, ये आपको मैंने बता दिया था एथनिक, ये एकोमोडेशन वाला आप देख लीजिए, लॉन्ग में थोड़ा आता है इसका क्वेश्चन। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन सेंट्रली। मतलब कि जितने भी डच थे, नंबर ऑफ वो लोग जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल थे। जैसे कि एक सिंगल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग की वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, क्योंकि सब इक्वल है तो सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। स्टेट गवर्नमेंट और नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट अपने सबऑर्डिनेट नहीं थे, ये आपको मैंने पीछे बताया। मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बहुत पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था। सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स वेयर बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल पावर्स। सेपरेट क्यों था, क्योंकि बोथ कम्युनिटी के पास इक्वल पावर थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम अ सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड गवर्नमेंट। देखिए एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में
जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो लैंग्विस्टिक स्टेट के बेस पे कलेक्ट किया गया हो, उसे हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका का देखते हैं एथनिक कंपोजिशन। पहले क्या था, एथनिक कंपोजिशन देखेंगे, फिर इसमें अलाइनेशन था और मेजॉरिटिज्म था। देखते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या था। श्रीलंका में 74% सिन्हालीज थे जो कि बुद्धिस्ट से बिलोंग करते थे, और तामिल्स जो थी श्रीलंका में तामिल्स 80% थे। जो तामिल्स में भी दो डिवीज़न हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। तामिल्स जो थे हिंदू 30% थे और मुस्लिम 5% थे। ये हो गया हमारा एथनिक बैरियर कंपोजिशन। अब देखते हैं मेजॉरिटिज्म क्या था। सिन्हालीज ने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वो एप्लीकेंट फेवर्ड करते थे, मतलब कि वो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से वो लोग अपना फेवर मांगते थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉस्टर बुद्धिस्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बुद्धिस्ट के थ्रू क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा था। अलाइनेशन क्या करेंगे, जैसे कि उन्होंने लोग रीजनल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे कि हमें भी रीजनल इक्वल मिलना चाहिए। तमिल स्टेट, मतलब कि वो चाहते थे कि हमें भी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज ट्राई किया जाए और इक्वलिटी मिले, जैसे कि सारी इक्वलिटी जो थी सिन्हालीज को मिल जाती थी, तो जिसके थ्रू तमिल को सारी जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी तो इन्होंने मांग किया कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये क्वेश्चन आता है, हम लोग देख लेते हैं। मेजॉरिटेरियन मेजर्स इन 1956 एक्ट वॉज पास्ड रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाली एज एन ऑफिशियल। 1957 में एक एक्ट पास किया गया था कि सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ परफेक्शनली पॉलिसीज एंड द फेवर सिन्हालीज एप्लीकेंट टू द यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट जो थी वो ये सिन्हालीज के फेवर में थी, तो सारी यूनिवर्सिटी की पोजीशन जो थी वो सिन्हालीज को देती थी, ना कि ये तामिल्स को। वही तामिल्स फीट अलाइनेटेड इन द श्रीलंका, तामिल्स को अलाइंस फेल्ट अलाइन, तामिल को अलाइनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो बुद्धिस्ट सिन्हालीज थे वॉज नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। जो बुद्धिस्ट थे वो अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी वो तमिल्स को डिनाइड करने लगी, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था, उन्हें सारे चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जाते थे। सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी सिन्हालीज ले लेते थे श्रीलंका के पीपल्स, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर इग्नोर्ड। जो जॉब की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सारी सिन्हालीज को मिल जाती थी, तो इसके तमिल को इग्नोर किया जाता था। तो इसका तमिल्स पे क्या रिएक्शन था, चलिए वो देखते हैं। तमिल ने एक पार्टी लॉन्च की, फिर उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए स्ट्रगल किया और उसको वो चाहते थे कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए फॉर रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी। जो उस ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और वो चाहते थे कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इन 1918 1980 में सब बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन बने और वो डिमांड करते थे तामिल इलाम स्टेट को नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जो लोकेटेड है उसे इक्वल राइट्स मिले। और शेयरिंग, और ये मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। प्रूडेंशियल रीजन पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है, जैसे जब प्रूडेंशियल होगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तो वायलेंस होगा, फिर इंस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसी ऑर्डर को जैसे जब इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके वजह से कंट्री जो है रन लॉन्गर करेगी, रीयून करेगी ऑल द टाइम्स। कंट्री जैसे जब वॉर होता है कहीं पे तो एक कंट्री को नुकसान नहीं होता, सभी जगह पे होता है। इसलिए प्रूडेंशियल हमें नहीं होना चाहिए, हमें मोरल वैल्यू रखना चाहिए। जैसे कि बेरी स्प्रेड, ये डेमोक्रेसी के यूज मतलब कि अंडर में होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट लोगों को इक्वल राइट्स मिलता है। सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल पे सारी इक्वल होती हैं। ये सेंट्रल स्टेट अगर एक गलती करे तो फिर दोनों उसको अपोज कर सके। एंड हैव इक्वल राइट टू कंसल्ट अनाउ देयर टू बी जनरल, उनके पास इक्वल राइट्स होता है
आपको ये अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।